समाधान ग्रुप एक नया वेंचर शुरू करने जा रहा है, एक नई परिभाषा लिखने जा रहा है। इस पूरी नर्चरिंग प्रोसेस है, जो हमारा इंक्यूबेशन प्रोसेस है, जो हम आज एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प कर रहे हैं, उसमें एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। आज तक आप हमारे अलग अलग चैनल्स, जो एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी है, जो उद्यमी है, उसके थ्रू आप जो है वो बहुत सारी इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्रीज, गवर्नमेंट स्कीम्स और बहुत सारे प्रोग्राम्स की आप नॉलेज पाते रहे हैं। आप लोगों ने जो है वो लगभग 10 लाख सब्सक्राइबर पहुंचा दिए हैं हमारे। आप लोगों ने आज भी 1 लाख से ज्यादा लोग आप लोग पर डे हमको देखते हैं, लेकिन फिर भी कहीं पे जरूरत हमको समझ में आई कि अगर आज हम हिंदुस्तान की बात करें, इस देश की बात करें, तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, बिजनेस करने के लिए कोई फॉर्मल एजुकेशन प्रोसीजर नहीं है। कोई भी ऐसा स्कूल कॉलेज नहीं है। वो सारे आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाएंगे, अकाउंटिंग भी पढ़ाएंगे, लेकिन एक्चुअल जो बिजनेस में यूज है, जिन चीजों का यूज है, जो डे टू डे की जरूरतें हैं आपकी, उनके बारे में जब तक आप बिजनेस करने आते हैं तो वो शायद ऑब्सलीट हो चुकी होती है या आप भूल चुके होते हैं। तो एक ऐसा चैनल की जरूरत थी जो हमारे मेंबर्स को, आपको, जो भी लोग बिजनेस में हैं और या नया बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ऐसा कोई जरूर सिस्टम चाहिए था और टू वे कम्युनिकेशन वाला चाहिए था। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आज की डेट में आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, किसी कंसल्टेंट के पास, किसी एक्सपर्ट के पास जाके अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ पाए। बिजनेस रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जिज्ञासाएं हैं, जो भी आप जानना चाहते हैं, वो आप जान सकते हैं। तो ये बिजनेस पाठशाला के नाम पे हम अपना चैनल शुरू कर रहे हैं और ये चैनल में जो इंटरेक्शन होगा वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगा। जूम के थ्रू डायरेक्ट लिंक भेजा जाएगा, जहां पे आप ज्वाइन करके किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, किसी बैंकिंग एक्सपर्ट से, किसी डिजिटल मीडिया के एक्सपर्ट से, किसी न किसी जो है वो एक्सपर्ट डोमेन, जिसका जो डोमेन है, उस डोमेन से अपनी नॉलेज को आप पा सकते हैं। ये हम डेली जो है वो मंडे टू फ्राइडे 5 डे रहेगा और जिसको हम फोर्टनाइटली पूरे टॉपिक्स को कवर करेंगे। 3 बजे से 5 बजे तक हम बिजनेस पाठशाला लगाएंगे। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन के ऊपर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एक एंटरप्रेन्योर के लिए जरूरी है, आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। एक एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत फेस करता है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक एंटरप्रेन्योर को फेस होती है, वो है फंडिंग की। एक एंटरप्रेन्योर के पास बहुत अच्छा अपने पास बिजनेस आइडिया है, बिजनेस मॉडल को वो कन्वर्ट करना चाहता है, एक्सपैंड करना चाहता है, बट कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी दिक्कत उसे फेस करनी पड़ती है वो है फंड की अवेलेबिलिटी। अच्छे फंड्स ना होने की वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि एंटरप्रेन्योर अच्छे से अपने बिजनेस को ना तो डेवलप कर पाता है और ना ही ग्रो कर पाता है। आज हम इसी के ऊपर हमारा सेशन है और हम डीपली इसको समझेंगे। फंड्स, एक एंटरप्रेन्योर अगर अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, जैसे कि हमने बैंकिंग के पहले सेशन में भी समझा था, वो कितना पैसा अपने घर से लगा सकता है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। थोड़ा सा पैसा कैपिटल के रूप में लगा के वो अपने बिजनेस को डेवलप तो कर सकता है, बट कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को और एक्सपैंड करने के लिए और ग्रो करने के लिए उसे और अपने बिजनेस के डेली ऑपरेशंस को रन करने के लिए एक एंटरप्रेन्योर को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो कहाँ जाए या किसके पास जाए, उसी का सोल्यूशन पे आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बैंक फंडिंग क्या चीज होती है। आज के टाइम में हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जैसे कि बहुत सारे हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको सेटअप किया है, जो एक एंटरप्रेन्योर को हेल्प करता है फंड अवेलेबिलिटी के लिए, बिजनेस को ग्रो एंड डेवलप करने के लिए। वहीं बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रोल प्ले करते हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन या आपको डेवलप, बिजनेस को डेवलप करने में आपकी हेल्प करते हैं। वहीं कहीं ना कहीं बैंक से फंड्स लेना एक बहुत बड़ा बिगेस्ट चैलेंज है जो आज के टाइम में एक एंटरप्रेन्योर फेस कर रहे हैं। सबको लगता है हम बैंक के पास तो जाते हैं, हमें फंड्स चाहिए, पर हमें बैंक लोन नहीं देता। उसकी क्या वजह हो सकती है? बहुत सारी चीजें होती हैं जिसपे आपके बैंक लोन का सैंक्शन होना डिपेंड करता है, जिसके बारे में जैसे कि हमने हमारे जो एक्सपर्ट हैं राम कुमार गुप्ता जी, उनसे हमने फर्स्ट सेशन में भी समझा था। बैंक लोन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहले जो क्रेडिट रेटिंग होता है, उसका डिटेल में हमने सर से हमारे फर्स्ट सेशन में समझा था। बट हमारी क्रेडिट रेटिंग भी अच्छी है तो हमारा बैंक की सैंक्शन के लिए जो एप्लीकेशन है वो कंसिडर भी हो गई।
बट आगे जाके क्रेडिट रेटिंग, जैसे कि सर ने पहले भी बताया था कि आपके बैंक के लोन को, आपकी सैंक्शन को वो कंफर्म नहीं करती, बट आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर करा जाएगा, वो इसकी श्योरिटी देती है। मान लीजिए आपकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है और बैंक ने आपकी बैंक की लोन की जो एप्लीकेशन है उसको कंसिडर कर लिया, बट आगे कहीं ना कहीं जाके आपका कभी कभी बैंक जो होता है आपका लोन को सैंक्शन नहीं करती। उसकी भी बहुत सारी वजह होती है। हो सकता है आपका डॉक्यूमेंटेशन पूरा ना हो सकता है जो आपकी बैंक के लिए उसे सिक्योरिटी मांग रहा हो बैंक, वो आपके पास ना हो, आप कितने टर्म पीरियड का लोन मांग रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, आपके पे बैक की कैपेबिलिटी है कि नहीं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो बैंक लोन सैंक्शन होना उस पर डिपेंड करता है। बैंक से पैसा लेना आज की डेट में एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स, जितने भी हमारा बिजनेस है, वो फेस कर रहे हैं। सबसे पहले तो बैंक लोन, जब बैंक एक आपका लोन सैंक्शन करता है तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे वो डिपेंड करता है, आज हम डिटेल में समझेंगे। दूसरा, अगर आप बैंक के पास जा रहे हैं और आपको लोन की या फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो क्या आपको एज ए बिजनेस पर्सन क्लियर है कि आपको किस तरह का लोन चाहिए। आपको खुद को भी ये जानना बहुत जरूरी है कि मुझे लोन किस पर्पस के लिए चाहिए, मेरा पर्पस क्या है, मेरा पास उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट नीड्स क्या है। रिक्वायरमेंट नीड के हिसाब से ही बहुत तरीके के लोन्स होते हैं, जैसे किसी के बारे में वर्किंग कैपिटल लोन होता है, टर्म लोन होता है, मॉर्गेज लोन होता है, बहुत सारे तरीके के लोन होते हैं जिनकी अपनी अलग फीचर्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, अलग कंडीशंस पे वो लोन सैंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले बैंक के पास लोन के लिए जाने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें लोन कौन सा चाहिए, हमारे बिजनेस को किस तरह की रिक्वायरमेंट है और कौन से तरीके का हमें लोन चाहिए, उसके अपने फीचर्स और कंडीशंस क्या होती हैं। इसी के ऊपर आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जो दो सबसे इंपॉर्टेंट एक बिजनेस पर्सन के लिए लोन होता है अपने बिजनेस को रन करने के लिए। सबसे पहला वर्किंग कैपिटल लोन। वर्किंग कैपिटल लोन अगर मैं ब्रीफ में कहूं तो आपके डे टू डे रनिंग ऑफ द ऑपरेशंस को, रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए ये लोन एक तरह की आपकी कैश की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए होता है। अगर आपके पास कैश की कमी है जो डे टू डे आपके रनिंग ऑफ द बिजनेस में काम आता है, तो ये वर्किंग कैपिटल का लोन होता है। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो टर्म लोन की, वो आपका एक फिक्स पीरियड का लोन होता है जो ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 साल के लिए दिया जाता है। और ये लोन कि आप बैंक के पास तभी जाते हैं जब आपको कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट होती है या आपकी बिजनेस को ग्रोथ या एक्सपेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए बैंक के पास लोन लेने जाने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए मुझे कौन से तरीके का लोन चाहिए, मेरे बिजनेस को किस तरह की रिक्वायरमेंट है। और हर लोन की अपनी एक कंडीशंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, क्या वो फुलफिल हो रहा है तभी वो लोन बैंक से सैंक्शन होता है। इसी चीज को आज हम डिटेल में हमारे साथ एक्सपर्ट जो जुड़ रहे हैं उनसे हम डिस्कस करेंगे कि वर्किंग कैपिटल लोन क्या होता है और टर्म लोन क्या होता है। बैंक्स आज की डेट में जितने भी हमारे स्टार्टअप्स हैं उसको आज एक बहुत अच्छे फंडिंग, थाउजेंड्स ऑफ फंड्स प्रोवाइड करता है स्टार्टअप्स को हमारा बैंक हर साल। उसी को आज हम डिटेल में समझेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप सभी के मन में है बैंक फंडिंग से रिलेटेड कि डिफरेंस क्या होता है वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन में, व्हाई वी रिक्वायर टर्म लोन या वर्किंग कैपिटल, हमें ये दोनों तरीके के लोन अलग अलग क्यों चाहिए होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की हमें जरूरत होती है और क्या क्या प्रोसीजर होता है अगर हमें बैंक से लोन लेना है, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं सिक्योरिंग बैंक लोन फॉर स्टार्टअप्स, या अगर हम एक स्टार्टअप है तो हमें बैंक को कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्या क्या हमारा क्राइटेरिया या हमारा प्लान क्या होना चाहिए जिससे हमारा लोन सैंक्शन हो जाए। इसी पे आज हम डिटेल में बात करेंगे और इसको डिटेल में आप सबके साथ बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर राम कुमार गुप्ता सर। आई वेलकम यू सर on this session sir, thank you sir। आप प्रोसीड। आज हमारे सारे एंटरप्रेन्योर्स जो सबसे बड़ी दिक्कत जो एक बिजनेस पर्सन फेस करता है, उसे लगता है बैंक से मेरा लोन सैंक्शन नहीं हो रहा, पर इसकी बहुत सारी वजह होती है कि आपका लोन सैंक्शन क्यों नहीं हो रहा। बैंक तो बैठा ही आपको लोन देने के लिए है, वो जानबूझ के तो आपको ऐसा नहीं करेगा कि लोन नहीं दे रहा, उसका काम ही शायद आपको लोन देना है, बट फिर भी कहीं ना कहीं सबको लगता है कि बैंक से मेरा लोन सैंक्शन नहीं हो रहा। इसको डिटेल में बताएंगे हमारे सर। वी वेलकम यू सर। 38 वर्षों का वृहद अनुभव रखने वाले श्री राम कुमार गुप्ता जी ऑपरेशनल मैनेजमेंट, क्रेडिट अप्रेजल, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट,
इंस्पेक्शन एंड ऑडिट आदि क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं। बैंकर्स के ट्रेनर और फैकल्टी के रूप में 12 वर्षों का एक्सपीरियंस रखने वाले और NIES BUD, NIBS COM, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज नोएडा आदि में अपनी ट्रेनिंग की सेवाएं प्रदान कर चुके श्री राम कुमार गुप्ता जी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड फाइनेंस आदि प्रसिद्ध बुक्स के ऑथर भी हैं। ऑथर और ट्रेनर श्री राम कुमार गुप्ता जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं। Okay, sir. Thank you very much. So today we will discover about funding from banks, documentation, procedure for micro, small, and medium enterprises. In fact, as Madam Bansal has told you, though the banks are sitting for the purpose, but still the borrowers who need the funds, they are not in a position to get the funds. If they get the funds, not in time, if in time, not adequate. So, getting the funds is a problem. Then getting the funds in time is a problem. Then getting the funds not only in time but adequate also. All these three factors plays a vital role when any of your unit you say it is my successful. So before I proceed further, there may be so many questions in your mind, which I will like to address those questions at the initial stage itself, so that basic understanding everybody should have. And these are, if we go, please next slide, Kudrat. I think you are, Now, what is the difference between working capital and term loan? Working capital is which is required for day-to-day operations. जो दिन प्रतिदिन के हमारे जो खर्चे होते हैं, जिससे हम माल लेते हैं, माल बेचते हैं, पैसा हम खर्च करते हैं और पैसे को हम कन्वर्ट करते हैं गुड्स के अंदर, और उन गुड्स को फिर कन्वर्ट करते हैं पैसे के अंदर। तो वो जो एक विद इन स्पेसिफाइड पीरियड, जो एक स्पेसिफाइड पीरियड है, वो 3 महीने का है, 2 महीने का है, 6 महीने का है, डिपेंडिंग ऑन योर ऑपरेटिंग साइकिल, उसमें वो पैसा जो भी आपने पैसा लगाया जिस चीज में भी, वो पैसे में ही कन्वर्ट हो जाना चाहिए, उसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। क्योंकि टर्म लोन जो होता है, दैट टर्म लोन इज फॉर द पर्पस ऑफ परचेजिंग ओनली दोन एसेट्स which we use it, जिनको हम यूज करते हैं, वो संपत्ति, वो एसेट जिनको हम यूज करते हैं, हम उनको परचेज तो करते हैं मगर उनको बेचने के लिए नहीं करते, हम उनको यूज करने के लिए करते हैं। जैसे मशीन है, हम मशीन लेते हैं, परचेज करते हैं कि मशीन से हम कुछ बनाएंगे, तो हमारे लिए वो फिक्स्ड एसेट्स, मगर वो मशीन जो मशीन बनाता है उसके लिए वो फिक्स्ड एसेट नहीं है, क्योंकि वो बनाता ही बेचने के लिए है। तो जो चीज बेचने के लिए बनाई जाती है वो हमारे लिए फिक्स्ड एसेट कहलाती है, और जिस चीज को हम बेचते हैं वो हमारी करंट एसेट कहलाती है। करंट एसेट्स के लिए हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए, हमें रॉ मटेरियल रखना है तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए, हमारी जो सेमी फिनिश्ड गुड्स होती हैं, जो आधी बनी है आधी नहीं बनी है, उनके लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए, जो फिनिश गुड्स का स्टॉक हम रखते हैं उसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए, उसके बाद जो उधार बेचते हैं उसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल। उतने टाइम के लिए हमारे पैसे कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाते हैं, तो पैसे कहां से आए? यदि आपके पास इतने पैसे हैं तो आपको बैंक की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरीके से जब हम कोई एसेट खरीदते हैं, मशीन लेते हैं, तो हम यूज करते हैं, और वो क्योंकि हमारे पास ही रहनी है, तो उसके लिए आपको टर्म लोन मिलता है, जो एक इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट होता है। और प्लीज रिमेंबर, वर्किंग कैपिटल का कभी पेमेंट नहीं होता है, उसका ऑपरेटिंग है। जब तक आपकी कंपनी चलती रहेगी तब तक आपकी वर्किंग कैपिटल चलती रहेगी, मगर टर्म लोन एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद वो खत्म हो जाता है। उसके बाद आप नई मशीन लेनी है, नई मशीन ले सकते हैं, आपको इस एक्सपेंशन करना है, एक्सपेंशन कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको नया लोन मिल जाता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन योर वर्किंग कैपिटल एंड टर्म लोन। अब आप कह सकते हैं साहब हमें अलग अलग क्यों चाहिए?
अब ये डिपेंड करता है आपके लिए कि वर्किंग कैपिटल आप अलग लेना चाहते हैं, टर्म लोन अलग लेना चाहते हैं। आप दोनों को मिक्स करके भी ले सकते हैं, जिसको हम कंपोजिट लोन कहते हैं, जो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख यानी 1 करोड़ तक हम जो है ये ले सकते हैं। मगर उसको हम टर्म लोन की तरह तब देते हैं जब ये मालूम पड़ जाए कि यस, आपका जो कैश हमारे पास आ रहा है, जो आपका कैश जनरेट हो रहा है, जो इनकमिंग कैश है सेल्स के थ्रू, जो आउटगोइंग कैश है परचेज के थ्रू या एक्सपेंस के थ्रू, उसके बाद जो सरप्लस कैश बचता है वो इतना सफिशिएंट है आपके पास कि आप हर महीने की, जिसे हम ईएमआई कहते हैं, उस महीने में आप हर महीने उसका भुगतान कर सकते हैं, ले सकते हैं उसको कंपोजिट लोन करके। मगर वो 1 करोड़ से ज्यादा का लोन नहीं होता मैक्सिमम। जनरली वैसे तो 10, 15 लाख, 20 लाख का जो लोन होता है वही कंपोजिट लोन में आता है, मगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 करोड़ का ये हमें लोन इसके लिए दे रखा है, परमिशन दी हुई है। मगर उसके साथ में वर्किंग कैपिटल में इसलिए चाहिए कि हमें उसका पेमेंट नहीं करना होता, केवल इंटरेस्ट का भुगतान करना होता है और डे टू डे वर्किंग हमारी जो है रूटीन में चलती है। टर्म लोन क्योंकि एक दिन खत्म होना है तो उसकी इक्विटेड इंस्टॉलमेंट होंगे, तो दोनों का पर्पस भी अलग है, दोनों के फंड्स का टेन्योर भी अलग है। जबकि वर्किंग कैपिटल हम हर साल रिन्यू करते हैं, हर साल आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं। मगर हम जब टर्म लोन की बात करते हैं तो उसमें हम इनिशियल स्टेज पर देखते हैं और उसके बाद हम फिर उसको रिव्यू करते रहते हैं कि आपने टाइम पे भुगतान किया है या नहीं किया। इसके साथ में क्या नए एंटरप्रेन्योर के लिए ये भी एक क्वेश्चन होता है आपका कि साहब लैंड और बिल्डिंग अपनी होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। यदि है आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग तो बहुत अच्छी बात है, मगर यदि नहीं है तो कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है, वो आप रेंट पे ले सकते हैं, लीज जिसे हम कहते हैं। मगर प्लीज रिमेंबर हियर कि आपकी लीज रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि कितना टाइम रजिस्टर्ड होना चाहिए। जितने टाइम का आपका टर्म लोन है प्लस 2 इयर्स, जितना आपका टर्म लोन है प्लस 2 इयर्स, आपका उतने पीरियड की जो लीज एग्रीमेंट है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए विद द रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंसेस। जहां पे हम अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं वहीं पर हमारा ये जो लीज एग्रीमेंट है, रेंट एग्रीमेंट है, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके साथ में व्हाट शुड बी द पीरियड ऑफ रेंट एग्रीमेंट, ये मैंने बता दिया आपको। जितने का टर्म लोन है, मान लिया 7 साल का टर्म लोन है या 8 साल का है या 9 साल का है, 10 साल का है, 12 साल का, तो प्लस 2 इयर्स उसके साथ होना चाहिए। देन फॉर व्हाट पर्पस ऑफ बैंक कैंशन, तो बैंक किसी भी पर्पस के लिए लोन दे सकती है, किसी भी पर्पस के लिए, कोई भी आपका पर्पस हो, ओनली विद वन कंडीशन कि आप उसका भुगतान कहां से करें। बैंक ये चाहती है कि जिस काम के लिए आप पैसा ले रहे हैं उस काम से ही पैसे जनरेट करें और उसी से उसका भुगतान करें। यदि आप अपने दुकान के लिए पैसे ले रहे हैं, फैक्ट्री के लिए ले रहे हैं, तो उस फैक्ट्री से जो प्रोडक्शन करते हैं, जो सेल करते हैं, जो परचेज करते हैं, जो आप खर्चे निकाल के प्रॉफिट कमाते हैं, उस प्रॉफिट में से ही उसका इंस्टॉलमेंट का भुगतान होना चाहिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर्पस। सिक्योरिटी पर कई बार कहते हैं कि हमें कोलेटरल सिक्योरिटी चाहिए साहब, वो मकान हमें मॉर्गेज कर दीजिए, तो आपके पास मकान नहीं है तो लोन नहीं देंगे। प्लीज रिमेंबर, यदि हमें नहीं मालूम है तो बैंक यही कहेगा। मगर यदि हमको मालूम है कि 2 करोड़ तक का लोन, प्लीज रिमेंबर इट, जो नोट करना चाहे नोट भी कर सकते हैं, 2 करोड़ तक का लोन बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के, बिना किसी लैंड एंड बिल्डिंग के, बिना किसी पर्सनल गारंटी के, आपको 2 करोड़ तक का लोन हर बैंक देने को तैयार है, उसको देना ही पड़ेगा। वो मना नहीं कर सकते कि आपके पास सिक्योरिटी नहीं तो नहीं देंगे। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट आपका इफेक्टिव है, वो प्रोजेक्ट आपका वाइबल है, वो आपका प्रोजेक्ट फिजिबल है, आप उसे बना सकते हैं, आप उसको बेच सकते हैं। तो दैट प्लेज ए वाइटल रोल। Collateral security is not the purpose. Collateral security is only in case of eventuality they use it. But 2 करोड़ तक के लोन में बैंक उस लैंड एंड बिल्डिंग को ले ही नहीं सकती है। प्लीज रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग, ले ही नहीं सकती, कानूनन रूप से नहीं ले सकती है। नाउ देन आफ्टर अब क्वेश्चन होता है कि साहब आपने तो कह दिया हर एक चीज के लिए मिल सकता है, तो क्या अफीम के लिए मिल सकता है, हशीश या ड्रग के लिए मिल सकता है? बताइए, मिल सकता है नहीं मिल सकता है? मिल सकता है, जबकि ये इलीगल है। मिल सकता है क्योंकि इसकी मेडिसिन वैल्यू है, उसके लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता होती है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपको लाइसेंस लेना पड़ता है।
आपने लखनऊ के आसपास बाराबंकी है, उस बाराबंकी के आसपास में आपके ओपीएम की बहुत खेती होती है। वो खेती के लिए लाइसेंस जरूरी है, उसमें कितना प्रोडक्शन हुआ है, कहाँ आपने सप्लाई किया है, किसको सप्लाई किया है, कितनी क्वांटिटी सप्लाई की है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी होती है, क्योंकि इसका जो एक मेडिसिन वैल्यू है, पेन किलर के रूप में उसका यूज किया जाता है। तो बट लाइसेंस, तो जिस चीज के लिए लाइसेंस आवश्यक है उस चीज के लिए आपको लाइसेंस लेना जरूरी है। कोलेटरल सिक्योरिटी मैंने आपको बता दिया। अब प्रश्न ये होता है कि जब जो प्रॉपर्टी हम मॉर्गेज करते हैं तो उसके लिए क्या करें, क्यों क्या हमें रजिस्ट्री करानी पड़ेगी उसके लिए? नो, इसके लिए हमें रजिस्टर्ड मॉर्गेज की जरूरत नहीं है। हम केवल इसके लिए कोलेटरल सिक्योरिटी एक्सेप्ट करते हैं एज ए इक्विटेबल मॉर्गेज, और इक्विटेबल मॉर्गेज में मैक्सिमम 10,000 रुपए का खर्चा होता है और कोई खर्चा नहीं होता, और वो डॉक्यूमेंट्स भी बैंक के पास ही रखे होते हैं, वो कहीं नहीं जाते, कोई एग्रीमेंट नहीं होता, केवल एक डॉक्यूमेंट साइन कराए जाते हैं कि आपने इस पर्पस के लिए बैंक के पास लोन पेमेंट करने के लिए लोन जो आपने लिया है उसके लिए आपने ये मकान या ये दुकान या ये प्लॉट आपने मॉर्गेज किया है, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। और वो बैंक के रिकॉर्ड के अंदर, इक्विटेबल मॉर्गेज रजिस्टर के अंदर वो एंट्री हो जाती है। उसके ऊपर पहले तो कोई फीस नहीं थी, मगर पिछले करीब 15-20 सालों के अंदर अब उसके 10,000 रुपए उसके लिए फीस लगा दी गई है, जिससे कि उसका मिसयूज ना हो। तो दैट इज ऑल देयर। नाउ ये भी लोगों को क्वेश्चन होता है कि साहब लोन खराब हो जाएगा तो क्या होगा? देखिए, यदि आपकी इंटेंशन से खराब हुआ, इंटेंशनली आपने पैसे का इधर उधर किया है, तो बैंक आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेगी, और उसके बाद आपको कहीं से भी बैंक के पैसा नहीं मिलेगा। Once you have been declared as a willful defaulter, you will not get even a single naya paisa from any of the bank all over the country, because Reserve Bank of India publish a list of all those willful defaulter, जो जानबूझ करके पैसा भुगतान नहीं करते, उनकी लिस्ट रिजर्व बैंक पब्लिश करती है और सारी बैंकों के पास उसकी लिस्ट अवेलेबल होती है। आपके लोन प्रपोजल से पहले उस लिस्ट में आपका नाम ढूंढा जाता है, उसमें नाम यदि है तो आउटराइट आपकी एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाती है। नाउ इन केस द मशीनरी इज टू बी इंपोर्टेड न्यू ओल्ड, क्या बैंक पुरानी मशीन के ऊपर फाइनेंस करती है नहीं करती है? यस, बैंक फाइनेंस करती है। इंपोर्टेड और न्यू के तो बात ही छोड़ दीजिए, मगर इंपोर्टेड मशीन हमारी पुरानी भी आती है, डोमेस्टिक मशीन भी हमारी पुरानी होती है, हम पुरानी मशीनों पे भी फाइनेंस करते हैं, बशर्ते उसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि उस मशीन की रेजिडुअल लाइफ यानी बचा हुआ जीवन कितने साल का है, कितने साल तक वो मशीन और चलेगी, उसका सर्टिफिकेट चार्टर्ड इंजीनियर से हम लेते हैं कि इसकी लाइफ अभी इतनी बची हुई है, इतने साल तक काम करेगी। तो आपका टर्म लोन भी उसके 6 महीने पहले तक वो खत्म हो जाना चाहिए। ये बैंक की एक गाइडलाइंस है, जिसमें बैंक चाहती है कि पुरानी मशीन लीजिए, मगर पुरानी मशीन की जितनी लाइफ बची है उससे 6 महीने पहले आपका टर्म लोन का भुगतान हो जाना चाहिए। ये उसके अंदर एक कंडीशन। पर्सनल गारंटी के लिए यस, पर्सनल गारंटी तो आपको देने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप अपनी गारंटी तो दे सकते हैं। आप लोन ले रहे हैं तो आपकी गारंटी में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, किसी XYZ और थर्ड आदमी की गारंटी चाहिए तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। 2 प्रोडक्ट मैंने आपको बताया। नाउ हाउ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड, वी विल कम ऑन दैट पॉइंट। रजिस्ट्रेशन ऑन द उद्योग आधार MSME, यस, अब तो खैर उद्योग आधार और MSME में रजिस्ट्रेशन उन्होंने उसको चेंज कर दिया है। जिन्होंने पहले भी करा रखा है उनको भी, जब तक वो वैलिड है, उसके बाद से 1 अप्रैल 2021 से उनको उद्यम पोर्टल पे जाकर के उसमें कोई पैसा नहीं लगता, कोई फीस नहीं लगती, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको उसमें फाइल नहीं करने पड़ते, सेल्फ डिक्लेरेशन, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने पड़ते हैं, अपलोड करने पड़ते हैं। आप उनको अपलोड करने के बाद आपको उसमें एक नंबर मिलता है 19 डिजिट का, और उसके बाद वो सर्टिफिकेट आपका जनरेट हो जाता है विद इन नेक्स्ट 1 वीक। तो वो सर्टिफिकेट इज ए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर ईच एंड एवरी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। Please remember, without that certificate, banks are reluctant to sanction that loan, and you will be deprived of so many facilities which you can get it as a MSME. गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आपको नहीं मिल सकते यदि आप उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं है, गवर्नमेंट को आप सप्लाई नहीं कर सकते, गवर्नमेंट के थ्रू आप कोई और मदद नहीं ले सकते। Therefore,
आपको सबसे पहला काम उद्यम पोर्टल के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। अब आप कह सकते हैं रेटिंग जरूरी है कि नहीं है। प्लीज रिमेंबर, मैं पहले सेशन में भी आपको बताया था, रेटिंग इज ए मस्ट। एक इंडिविजुअल रेटिंग है जिसे हम सिविल स्कोर कहते हैं, एक दूसरी रेटिंग है जिसे हम कॉमर्शियल रेटिंग कहते हैं। कॉमर्शियल रेटिंग में अब प्रश्न होता है कि साहब नए प्रपोजल के लिए होगा या पुराने के लिए होगा, ये किसके लिए हो सकता है? ये दोनों के लिए हो सकता है। इट कैन बी डन फॉर बोथ। मगर प्लीज रिमेंबर, यदि आपका नया यूनिट है, नई यूनिट आप लगा रहे हैं, तो देखिए उसका कोई काम तो कुछ हुआ नहीं है, उसके बारे में तो आपको कुछ मालूम नहीं है। आप तो केवल एक फ्यूचर प्रोजेक्शंस के बेस बना करके आप करना चाहते हैं। आपने उसमें सेल प्रोजेक्ट करी है, आपने मशीन प्रोजेक्ट करी है, इतनी की मशीन होंगी, इतना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा, इतनी लेबर होगी, इतनी बिजली का खर्चा होगा, इतने बाकी खर्चे होंगे, इतना प्रॉफिट होगा, उसमें से ये भुगतान करूँ, वो सारी प्रोजेक्शंस प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है उसके अंदर। तो उसके बेस के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं और समेरा उसके लिए आपकी रेटिंग करता है। और जब समेरा के आप रेटिंग करा, क्रिसिल भी करती है, इकरा भी करती है, दे ऑल आर ऑथराइज्ड फॉर दिस पर नए प्रोजेक्ट के लिए भी और पुराने प्रोजेक्ट के लिए भी। यस, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। उसमें यदि आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो कुछ बोरोवर्स को, जो आपके जो डेटर्स हैं या क्रेडिटर्स हैं, 3-4 नाम आपको डेटर्स के, 3-4 नाम आपके क्रेडिटर्स को उनको देने होते हैं, तो उनसे भी रिपोर्ट लेते हैं, आपकी बैंक से रिपोर्ट लेते हैं। वो आपका जो प्रमोटर्स हैं उनको बुलाते हैं, उनसे इंटरव्यू लेते हैं और उसके बाद उनके 3 लोगों की कमेटी बैठती है और फिर वो डिसाइड करते हैं, वो तीनों अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। उसके ऊपर आपको वो रेटिंग करते हैं और जितनी अच्छी रेटिंग होती है, बैंक उतना ही जल्दी और इफेक्टिवली आपको लोन करने के लिए तुरंत तैयार हो जाती है। जनरली हम लोग सोचते ये हैं कि यदि हमने बैंक से लोन लेना है तो नए प्रोजेक्ट को हमें रेटिंग कराने की आवश्यकता नहीं। नए प्रोजेक्ट को यदि आपने रेटिंग समेरा, क्रिसिल, इकरा से करा लिया है तो आपके लिए बहुत सुविधाजनक है। हर बैंक आपको करने को तैयार है यदि आपका रेटिंग ग्रेड उसके अंदर एलिजिबल है, नंबर 1। यदि एलिजिबल नहीं है तो आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में स्वॉट एनालिसिस मिल जाता है, कहां पर कमी है, क्या कमी है, उसको मुझे कैसे पूरा करना है। तो जब आप 2 करोड़ रुपए डुबा सकते थे, अब आपको जो 10, 20, 25 हजार रुपए जो खर्च हुए होंगे आपके, उसके बेस के ऊपर, या लाख रुपए खर्चे होंगे उसके बेस के ऊपर आपको और कुछ सीखने को उस रिपोर्ट से आपको मिलता है। तो दोनों केसेस में आपको फायदा है। जहां पर आपने बिजनेस किया हुआ है वहां पर आपकी पुरानी बैलेंस शीट को देखते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं, आपकी प्रोग्रेस को देखते हैं। तो ऑल दोस थिंग्स आर टेकन इनटू कंसीडरेशन। तो ये जनरली आप लोगों के दिमाग में ये कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जिनको मैंने थोड़ा सा आपको हाईलाइट किया है। उसके बाद मैं आपके पास अब दूसरे इश्यूज के ऊपर जरा नेक्स्ट कर दीजिएगा कुदरत, स्लाइड चेंज कर दीजिए प्लीज। Please change the slide. Now, टर्म लोन फंड नॉट करें, एज आई टोल्ड यू, टर्म लोन किसी भी चीज के लिए अवेलेबल हो सकता है। जनरली लैंड के लिए लोन इंडस्ट्रीज में, यदि आपने स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से बिल्डिंग ली है, लैंड ली है, तो उसके ऊपर बैंक फाइनेंस करती है और स्टेट की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वो भी उसको फाइनेंस करती है। लीज के ऊपर होता है और लीज रेंट आपको भुगतान उसका करना होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए यस बैंक फाइनेंस करती है, मगर उसके अंदर मार्जिन जनरली दे कीप इट अराउंड 50% मार्जिन रखती है, क्योंकि उसके अंदर थोड़े चांसेस मैनिपुलेशन के ज्यादा होते हैं। तो बैंक कहती है कि नहीं, देयर शुड बी ए सफिशिएंट मार्जिन फॉर अस। प्लांट एंड मशीनरी मैंने पहले बता दिया आपको, नई के लिए मिल सकता है और पुराने के लिए मिल सकता है। ऑनगोइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई बीच में आप कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं, कोई एक्सपेंशन करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको लोन मिल सकता है। रिस्ट्रक्चरिंग थ्रू रिनोवेशन मॉडर्नाइजेशन, यदि आप रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहते हैं या मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चेंजिंग है, तो उसके लिए भी आपको बैंक से लोन मिलता है। वर्किंग कैपिटल कितनी है उसके लिए भी बैंक से आपको लोन मिलता है। यस, जब आप लोन ले लेते हैं तो उसका एंड यूज देखने के लिए जनरली छोटे लोन में हम सीए का सर्टिफिकेट नहीं लेते, मैनेजर खुद ही जाके वेरिफिकेशन कर लेता है कि हाँ क्या लिया है क्या नहीं लिया है। हम मुद्रा स्कीम के अंदर कितने 10 लाख 15 लाख 5 लाख या जो भी पैसा लिया है
तो मैक्सिमम 10 लाख रुपए है उसके अंदर, मगर उसके लिए कौन चार्टर्ड अकाउंट को 5,000 रुपए 10,000 रुपए देगा? तो खुद ही ऐसी पोजीशन के अंदर है, तो बैंक मैनेजर उसके ऊपर जो आपने इनवॉइस दिया है उससे वेरिफिकेशन कर लेता है। बट प्लीज रिमेंबर वन थिंग, नाउ दीज आर द गाइडलाइंस टू द बैंक्स। जिससे भी आप सामान खरीदेंगे, जिसकी आप कोटेशन देंगे, उस सप्लायर के बारे में वो सही है कि नहीं है, वो ये माल बनाता है कि नहीं बनाता है, उसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है कि नहीं है, ये बैंक की ड्यूटी है कि वो उसको वेरीफाई करता है, उसके बाद ही आपके सप्लायर को वो अप्रूव करता है। पहले ऐसा नहीं था, मगर जब से बहुत सारे फ्रॉड इस मामले में आए हैं, तब से इन्होंने बैंक ने उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाली है कि आप जहां से माल लेना चाहें वो आपकी इच्छा है, मगर उसका हमें एड्रेस दीजिए, हमें जो आपने इनवॉइस जो कोटेशन दी है उस पर उसका नंबर होना चाहिए, जीएसटी नंबर होना चाहिए, जीएसटी नहीं है तो उसका पैन नंबर होना चाहिए, मोबाइल टेलीफोन नंबर होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए। तो बैंक अपने सोर्सेज से उनसे मालूम करा लेते हैं कि क्या पोजीशन है। मगर यदि मशीन 1 करोड़ से ज्यादा की है तो फिर बैंक की एक अप्रूव्ड एजेंसीज है, उन एजेंसीज के थ्रू अप्रूवल कर देखते हैं कि जो सप्लायर है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। इसलिए किसी भी फर्जी सप्लायर के चक्कर में मत पड़िएगा प्लीज। वो आपको तो नुकसान करेगा, बैंक को भी नुकसान करेगा, आपको भी नुकसान करेगा। नाउ कभी कभी क्या होता है, आपने पार्टनरशिप बनाई और 2 पार्टनर में झगड़ा हो गया, 3 पार्टनर हैं, उनमें से 2 एक तरफ, एक तरफ। तो आपने कहा अच्छा भाई आप जाओ, बेटर यू गो। तो कहता है मैं चला तो जाऊंगा, मेरी पूंजी लगेगा जो मैंने पैसा लगाया, आज तक की मेरी कैपिटल बनती है, मैंने 2 लाख लगाया था, 2.5 लाख रुपए हो गया इसके अंदर मेरा प्रॉफिट को मिला करके, 2.5 लाख मुझे दे दो। और वो कहता है 2.5 लाख मेरे पास है नहीं, बट यू कैन डू। तो बैंक जो बड़े केसेस होते हैं, जो करीब करीब 2.5-3 करोड़ से ऊपर के केसेस होते हैं, उनके अंदर उन जो आउटगोइंग कस्टमर है, आउटगोइंग जो पार्टनर है, उनको भी पैसा कैपिटल देने के लिए आउटगोइंग पार्टनर को बैंक उसके लिए भी फाइनेंस करती है। पेमेंट ऑफ गुडविल बड़ी कंपनियों के लिए है, एनी रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट बैंक। और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, यदि बैंक समझती है कि आपकी रिक्वायरमेंट जेन्युइन है तो बैंक उसके लिए आपको जरूर फाइनेंस करेगी। अब उसमें कुछ रेशियोज है, फाइनेंशियल रेशियोज है, वो हम आगे जाकर के डिस्कस करेंगे, जिससे कि लॉन्ग टर्म लोन से संबंधित है या करंट एसेट से संबंधित है, आपके जो प्रॉफिट से संबंधित है, वी विल डिस्कस ऑल दोस रेशियोज विद यू। और स्कोर के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि स्कोर जितना अच्छा होगा उतना बेहतर है। इंडिविजुअल स्कोर जो ट्रांस यूनियन 2 आया है उसके मुताबिक मिनिमम कुछ बैंकों का 567 है, कुछ बैंकों का 650 है। 650 से यदि नीचे है तो बैंक विल नॉट कंसीडर इट एट ऑल, मगर 650 से ऊपर है तो बैंक में कंसीडर सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट योर ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशंस एंड फॉर्मेलिटी are complete and your proposal, your project is financially viable and technically feasible. So this is about your term loan for non-current asset, mean your fixed assets. Now we go ahead. Please change the slide. थोड़ा सा ध्यान रखें भाई। हाँ, now this is the project report. ये मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में हर बैंक का अपना एक फॉर्मेट होता है, मगर एक ये फॉर्मेट हमने निस्बत के साथ मिलकर के इसको बनाया, जिसके अंदर ऑलमोस्ट वो सब चीजें होती हैं जो किसी भी बैंक की प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होता है। आपका इंट्रोडक्शन, आप क्या हैं, क्या करते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, आपका क्या एक्सपीरियंस है, ऑल दोस थिंग्स, आप डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका पैन नंबर क्या है, वो सारी डिटेल आपकी उसके अंदर लिखी जाती है। कंस्टिट्यूशन, आप प्रोपराइटर हैं, पार्टनरशिप है आपकी, या 1% कंपनी है, या प्राइवेट लिमिटेड है, या LLP है, या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। और उसके बाद जो प्रमोटर है, कौन कौन प्रमोटर है और उनकी क्या एज है, उनकी बैकग्राउंड क्या है, उनकी कैपिटल क्या है, उनकी नेटवर्थ क्या है, वो सारी डिटेल इसके अंदर लिखी जाती है। उसके बाद अभी जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो प्रेजेंट उसका स्टेटस क्या है और पोटेंशियल क्या है। देखिए, माल बनाना बहुत आसान है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर द गुड्स, but it is very difficult to sell it. Therefore, specifically in today's time when there is a lot of competition. So here, what I will impress upon you, please, first of all, study the market. Why should I purchase your goods? Why should I purchase your goods? That should be the factor. Or you can think as an entrepreneur,
why he should purchase my goods. Once you come to the conclusion why he should purchase, यदि क्वालिटी कमजोर है और सस्ता है तो फिर वो वहां नहीं बिकेगा जहां आप क्वालिटी बेचना चाहते, जहां वो क्वालिटी खरीदने वाले। मगर जहां सस्ता लेना चाहते हैं वहां सस्ता माल के लिए ले लेंगे लोग। मगर वही है कि आजकल के टाइम में when money has become easy for everyone, they want a good quality, they want a good after sales service, so that is a factor which you have to take into consideration. फिर आपकी यूनिट क्या है, वो जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उस उद्यम पोर्टल के ऊपर जाकर के तो वहां से आपको सर्टिफिकेट मिलता है, एंड दैट सर्टिफिकेट इज कैन बी रिन्यूड आफ्टर एवरी 2 years or 3 years, that you can go to them, you can apply online, you can reach to their office, both ways you can go for it. Cost of the project includes your not only your land and building, your plant and machinery, your contingent expenses, your preliminary expenses. So all those things are to be included, and then whatever the total margin is required for working capital, that is also added to that. So that is your total cost of project. Means of finance, आप अपना पैसा कितना लाएंगे, कितना आपको मार्केट से मिल जाएगा, कितना आपको बैंक से चाहिए, बैंक से चाहिए तो वो किस शेप में चाहिए, आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए या आपको टर्म लोन चाहिए, टर्म लोन चाहिए तो कितने टाइम में उसका भुगतान करेंगे और उसका भुगतान कहां से और किस तरीके से करेंगे, उसकी डिटेल भी आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में देनी होगी। इसके बाद प्रोडक्शन प्रोग्राम, ट्रायल प्रोडक्शन कब होगा, यानी इसको हम कहते हैं कि जैसे आपने काम शुरू किया तो मोरिटोरियम जो होता है जब तक कि ट्रायल प्रोडक्शन शुरू ना, कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू ना हो, सो दैट पीरियड इज कॉल्ड योर मोरिटोरियम। मोरिटोरियम मीन जहां पर सब चीज अभी भी कोई उससे जनरेट फंड्स नहीं हो रहे हैं। हर प्रोजेक्ट के ऊपर ये पीरियड अपना अलग अलग होता है, कोई 3 महीने में शुरू हो सकता है, कोई 1 साल में, 1.5 साल में शुरू हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है। तो डिपेंड्स ऑन कि हाउ मच टाइम यू टेक, एंड दैट टाइम प्लेज ए वाइटल रोल, बिकॉज ड्यूरिंग दैट मॉरिटोरियम आपको ना तो कोई इंटरेस्ट का भुगतान करना है और ना आपको कोई इंस्टॉलमेंट का भुगतान करना है, क्योंकि अल्टीमेटली जब वो तैयार हो जाएगा तो आपका जो इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट जो उस टाइम में ड्यू हुए होंगे उन सबको मिला करके हम फिर ईएमआई फिक्स करते हैं। बैंक उसकी ईएमआई उसके बाद फिक्स करती है। तो वो पीरियड आपका एक तरह से सारा डिवोशन पेमेंट के लिए नहीं है, वो सारा डिवोशन आपके अपडेशन के लिए है, और जितना प्रोजेक्ट अपडेट होगा, जल्दी होगा, उतना ही आपकी कॉस्ट कम आएगी, जितना वो डिले चलेगा उतना ही आपकी प्रोजेक्ट के अंदर कॉस्ट बढ़ती जाएगी। प्रोडक्शन प्रोसेस, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। प्रोडक्शन प्रोसेस इज नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड बिकॉज इट इज योर प्रोप्राइटरी, it is your intellectual property, so you should not disclose the entire process. Yes, मोटा मोटा बता दिया, बाकी और कुछ नहीं। Nothing is to be disclosed minutely and no bank will ask for it. मैन पावर रिक्वायरमेंट, आदमी जहां भी फैक्ट्री लगा रहे हैं लेबर कहां से मिलेगी आपको, एम्प्लॉय कहां से मिलेंगे आपको, कितने में मिलेंगे आपको। प्लीज रिमेंबर, यहां पर आपको एक बात का और ध्यान रखना है, जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट देते हैं उस स्टेट के अंदर जो मिनिमम वेजेस हैं, किसी भी एम्प्लॉय को मिनिमम वेज से कम पर नहीं दिखाना है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मिनिमम वेजेस आर कंपल्सरीली टू बी एडिड। देन इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी है कि नहीं है, बिजली है कि नहीं है, और उसके अलावा सड़कें हैं कि नहीं है। जहां पे भी आप फैक्ट्री है, फैक्ट्री से लेकर के रेलवे स्टेशन तक या ट्रक आना है जाना है, माल कैसे सप्लाई करेंगे, किस तरह से कस्टमर आएगा, वो सारी चीजें आपको देखनी होंगी। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने हैं, आपको गार्ड कितने चाहिए, आपको क्लर्क कितने चाहिए, अकाउंटेंट कितने चाहिए, ऑफिसर कितने चाहिए, किस किस तरह क्वालिफिकेशन के चाहिए, वो सारी स्टडी आपको करनी पड़ती है। ब्रेक इवन पॉइंट पे हम आएंगे। प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन शेड्यूल, प्लीज रिमेंबर, एक डायरी रखिएगा अपने पास, जो नए बच्चे जो प्रोजेक्ट अपना बनाना चाहते हैं, जो उसके अंदर एंटरप्रेन्योर्स हैं, अपना एक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन शेड्यूल बनाइए कि यस इतने दिन में ये करूंगा, इतने दिन के बाद ये काम होगा, इतने दिन के बाद मशीनरी आएगी, इतने दिन के बाद मशीनरी इंस्टॉल होगी, इतने दिन के बाद मेरे पास रॉ मटेरियल लगाया, इतने दिन के बाद मेरा जो ट्रायल प्रोडक्शन शुरू होगा, इतने दिन के बाद मेरा
कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होगा। और इस प्रोडक्शन पीरियड जितना भी आप फिक्स करते हैं, प्लीज रिमेंबर, उसमें प्लस 7 डेज या 10 डेज एक्स्ट्रा डाल दीजिए जो बैंक को देना है। उससे क्या होगा कि आपके पास थोड़ा सा लीवरेज रहेगा, मगर वो लीवरेज को कभी यूज मत करिएगा, अवॉइड दैट यूज। मगर इन केस हो जाता है तो आपके लिए वो बोनस की तरह से काम करेगा। तो दैट फैक्टर यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन। प्लांट एंड मशीनरी कौन कौन सी चाहिए? एक एक ईच एंड एवरी पार्ट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। देन रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल में क्या क्या चाहिए, कहां कहां से आएगा, कौन कौन सप्लाई करते हैं इसके लिए, उसकी डिटेल भी आपको मिलनी चाहिए। वो डिटेल कहां से मिल सकती है? वो डिटेल एनएसआईसी, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, वो आपको इसमें मदद करती है। एनएसआईसी में आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, वो आपको बहुत मदद करते हैं एनएसआईसी वाले। और एनएसआईसी में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको, यदि आपका नया प्रोडक्ट है, नई इनोवेशन है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो फॉर हैविंग योर एग्जीबिशंस, जहां पर वो आपको जगह भी देते हैं, आने जाने का किराया भी देते हैं, वहां पर आपको पैम्फलेट पब्लिसिटी के लिए भी देते हैं, और उसके अंदर कुछ सब्सिडी जो होती है वो देते हैं, बाकी खर्चा आपका अपना होता है। So that has to be done. Depreciation, it is as per income tax law. I will not focus on this. Cost of production and profitability. फिर आपके पास कितना प्रॉफिट आता है, उसकी आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में प्रॉफिट निकालना होता है। DSCR we will discuss later on, debt service coverage ratio, जिससे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे पास इतने सरप्लस फंड्स हैं कि नहीं है कि हम किसी का अपने जो टर्म लोन है उसका भुगतान कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कॉस्ट ओवररन, वो मैंने आपको बताया था, जितना डिले होता जाएगा आपकी कॉस्ट उतनी बढ़ती जाएगी। तो वो कहां से लाएंगे आप? क्योंकि जनरली बैंक छोटे बोरोवर्स को भुगतान उसका नहीं करती है भाई। जो बड़े लोन होते हैं उनमें तो वो कर देते हैं, क्योंकि उनके पास दूसरा ऑल्टरनेट नहीं है। वो कहते हैं कि आज 2000-3000 करोड़ रुपए डूब रहा है, वहां कितना देना है, 50 करोड़ देना है, दे दो यार, इसे खत्म तो करो ना कम से कम, मगर छोटे भाई को नहीं देना। ये बैंक की एक अप्रोच है जो जेन्युइन नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड इट, but generally they don't go for it. Let us be very practical for it. Then subsidy, मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है उद्यम मित्रा, इसके ऊपर आप जाइए, जहां जहां जिस जिस चीज के लिए जहां जहां से सब्सिडी आपको मिल सकती है वो सब्सिडी आपको मिल जाएगी। मगर प्लीज रिमेंबर, सब्सिडी इज नॉट टू बी रिटर्न, इट इज योर कैपिटल। ये आपके मार्जिन के लिए कवर होती है, तो इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये सब्सिडी जनरली आपको फॉलो अप करने की आवश्यकता नहीं है। ये बैंक की ड्यूटी है कि जहां पे सब्सिडी है बैंक उस सब्सिडी को वहां से अपने पास लेके आए। कुछ अकाउंट्स में तो अकाउंट बैंक के पास ही होता है सब्सिडी का, उसी में से ट्रांसफर हो जाता है। कुछ में डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मिलती है, तो वो सब्सिडी बैंक अपने आप कराती रहती है। बैंक के साथ फॉलो अप रखिए और बैंक विल डू इट। अब आपका प्रश्न हो सकता है कि सर वो सब्सिडी तो आएगी 6 महीने में, 8 महीने में, साल भर में, तो फिर हमें पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पूरा आपको पूरा पैसा मिल जाएगा, आप उस बात से निश्चिंत रहिए। और जितनी की सब्सिडी है उसके ऊपर आपका कोई ब्याज भी नहीं लगेगा। लोन के ऊपर जो आपको पैसा दिया बैंक ने उसके ऊपर आपका ब्याज नहीं लगेगा। उसकी एफडीआर आपके पास जो वहां से सब्सिडी आ जाएगी, तो उस एफडी सब्सिडी की एफडी बना दी जाएगी विद 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट, और बाद में उसका एडजस्टमेंट कर दिया जाएगा, या पहले फोरहैंड या बिफोरहैंड, डिपेंड ऑन द स्कीम। कहीं पर इमीडिएट उसका पेमेंट आपके टर्म में हो जाता है, कहीं पर उसका पेमेंट एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद लास्ट में जाकर के उसका पेमेंट होता है, आपके लोन अकाउंट में एडजस्ट होता है। तो डिपेंड करता है। देखिए, जब तक आपको अपनी नॉलेज नहीं होगी, हर चीज के बारे में आप नहीं जानेंगे, तब तक आप बैंक से डिस्कस नहीं कर सकते, बैंक से नेगोशिएट नहीं कर सकते। और बैंक हमेशा ये समझती है कि मेरे कस्टमर को कुछ मालूम नहीं है। प्लीज रिमेंबर, बैंक ये समझती है कि आपको नहीं मालूम है। आप बने रहिए मुझे नहीं मालूम है, मगर आपको मालूम होना चाहिए, सो दैट यू कैन नेगोशिएट। यू कैन टेलिंग के साथ 2 करोड़ तक सीजीटी एमएससी की स्कीम है, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस की स्कीम है। उस 2 करोड़ में मुझे गारंटी दीजिए, बैंक गवर्नमेंट देती है, ट्रस्ट देती है, जो कमीशन जो उसका फीस होती है वो फीस वो चार्ज करते हैं। मुझे उस स्कीम में पैसा चाहिए और मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं, मैं कोई सिक्योरिटी नहीं देने को तैयार। ठीक है, बैंक विल डू इट ओनली सब्जेक्ट टू कंडीशन कि आपका प्रोजेक्ट टेक्निकल फिजिबल एंड कॉमर्शियल वायबल है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
Now here is क्रेडिट रेटिंग ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। मैंने जो आपको बताया था, इसके अंदर मैंने अभी फ्राइडे को सिविल समेरा कंपनी में मैंने बात की टेलीफोन के ऊपर बॉम्बे। उनसे मैंने मालूम किया भी क्या रेट है, क्योंकि पहले रेट को डिफरेंट था, और अभी उन्होंने जो मुझे बताया ऑन फ्राइडे, दे टोल्ड मी कि 1 करोड़ तक की यदि टर्नओवर है तो दे चार्ज 20,000 रुपीज, और यदि 1 से 5 करोड़ तक की है दे चार्ज 23,000 रुपीज, और 5 से 10 करोड़ तक की है तो दे चार्ज 25,000 रुपीज। थोड़ा सा डिफरेंस वगैरह हो सकता है, क्योंकि टेलीफोन की इंफॉर्मेशन है, इसलिए मैं उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दूंगा जब तक कि वहां से कोई राइटिंग में नहीं आ जाए। मगर जो साइट्स पे अवेलेबल है उसके अंदर जितनी भी फीस वो चार्ज करते हैं, उस फीस का 25% और मैक्सिमम 25,000 और 30,000 एंड 40,000 रुपीज वो आपको रीइंबर्स करते हैं। ये गाइडलाइंस पहले से चली आ रही है, मगर उन्होंने मुझे बताया कि ये सब्सिडी का जो एनआईसी अरेंज करती थी वो अब खत्म हो गया, अब डायरेक्ट उन्होंने फीस कम कर दी है, एंड दे चार्ज दिस स्ट्रक्चर ऑफ द फी इफ इन केस यू वांट योर यूनिट रेटेड फ्रॉम approved credit rating agency, and for which the banks are always glad to offer their services to you. इस बेनिफिट मैंने उस दिन भी बताया था, मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूं कि इसका बेनिफिट गुडविल इश्यू टू सैंक्शन बाय द बैंक्स, कॉन्फिडेंस ऑफ द बैंकर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो बिकॉज हायर द रेटिंग लोअर द रेट, लोअर द रेटिंग हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद शॉर्ट एनालिसिस के बारे में बताया कि इसके अंदर स्ट्रेंथ आपकी क्या है वो निकल के आती है, आपकी वीकनेस क्या है वो निकल के आती है, अपॉर्चुनिटी क्या है वो भी निकल के आती है, और कहाँ कहाँ थ्रेट हो सकती है वो भी निकल के आती है। तो जिससे आपको ओवरऑल मालूम पड़ सकता है कैन यू रेजिस्ट, कैन यू फाइट इन दीज सर्कमस्टांसेस, कैन यू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। हमेशा ध्यान रखिएगा, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, झुकने वालों को कुछ नहीं मिलता दुनिया में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो थोड़ा सा फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए। जब कभी आपके साथ प्रॉब्लम होती है, यू हैव 2 ऑप्शंस। नंबर 1, आइदर यू फाइट और यू फ्लाइट। इन केस यू फ्लाइट, प्रॉब्लम विल फॉलो यू, बट इन केस यू फाइट, द प्रॉब्लम विल रन अवे। तो वो फाइटिंग स्पिरिट भी आपके अंदर नहीं है, तो फिर you cannot run your business at your own. इसलिए that command in yourself should be not only by knowledge, by courage, by conviction, confidence. ये चीजें आपके साथ होनी चाहिए, तो you will certainly make your unit successful. Initial teething problems सबके साथ होती हैं, आपके साथ भी होंगी, जरूर होंगी, मगर उनको हमेशा ओवरकम करके लाना है। और हमेशा एक ध्यान रखिएगा, आई कैन। इनके दिन में डेली एवरीडे मॉर्निंग में उठते साथ में जब भी प्रोडक्ट का ध्यान आता है, सोचिएगा आई कैन, एंड आई टेल यू 3 बार बोलेंगे आप आई कैन, तो आप आई कैन नहीं, यू विल डेफिनेटली डू इट। दैट इज द इंटरनल स्ट्रेंथ व्हिच कम्स अप इन योर माइंड। नेक्स्ट दिस, so this is now we will come on break even point. So what is the break even point? जब हम किसी टर्म लोन को सैंक्शन करते हैं तो वहां पर हम कहते हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस, उसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अब वो कैसे निकालते हैं, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड। डेट इक्विटी रेशियो, यानी हम कितना डेट होना चाहिए, कितनी इक्विटी होनी चाहिए। इक्विटी का मतलब कैपिटल, कितना टर्म लोन, डेट मीन टर्म लोन, नॉट वर्किंग कैपिटल, प्लीज रिमेंबर। डेट मीन द लोन व्हिच यू हैव टू पे इन इंस्टॉलमेंट्स, दैट इज कॉल्ड द डेट इक्विटी। डेट एंड इक्विटी मीन योर कैपिटल। तो कितनी कैपिटल और कितना लोन। जनरली प्रिंसिपल इज दैट फॉर एमएसएमई इट इज 3:1। 1 रुपया आपका है तो आप 3 रुपए टर्म लोन ले सकते हैं। अर्लियर इट वाज 2:1, but now it has been made 3:1. Few banks have made it as 5:1 also, because all banks are free to make their own policies. So you will have to see the policy of that bank where you are to approach for your loan proposal. Total leverage ratio. Total leverage mean total debt mean term loan, and current liability mean working capital loan
और जो आपने मार्केट से उधार लिया है वो सब मिला करके और आपकी कैपिटल कितनी है। दैट इज जनरली इट इज 6:1, 5:1, 6:1, बट जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उनके अंदर 8:1 और मोर भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी वायबिलिटी कितनी है, आपके फंड्स का जनरेशन कितना होता है, आप उसका भुगतान कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, सारे का सारा हमारा फोर्थ के ऊपर डिपेंड करता है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। यानी सर्विस कहां से करेंगे आप? डेट की सर्विस का मतलब क्या है कि हम उसका इंटरेस्ट का भी भुगतान कर रहे हैं और उसकी हम इंस्टॉलमेंट का भी भुगतान कर रहे हैं। वो कहां से करना है? हमें अपने नेट प्रॉफिट से करना है। नेट प्रॉफिट में भी किसके बाद करना है? पहले हमें गवर्नमेंट का इनकम टैक्स देना है। तो इनकम टैक्स देने के बाद जो पैसा बचता है उससे क्या हम अपने इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट का भुगतान कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो दैट वी विल हैव टू वर्क आउट इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। नेक्स्ट प्लीज। नाउ यहां पर हम जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि दो तरह की कॉस्ट होती है ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए। एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है और एक आपके वायबल कॉस्ट, वेरिएबल। तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स्ड ही रहती है, वो जनरली एक साल के अंदर, जनरली एक साल, वैसे कोई भी कॉस्ट फिक्स नहीं होती हमेशा के लिए, मगर जनरली ये मान के चलते हैं कि एक साल के अंदर अंदर वो फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होने वाली। जैसे आपके एम्प्लॉयज की सैलरीज है, वो एक साल तक उतनी रहेगी, जब एक साल आएगा तब उसकी इंक्रीमेंट बढ़ेगा, तभी बढ़ेगा। आपने जो चौकीदार रखा है वो आज एक चौकीदार रखा है तो एक चौकीदार रहेगा, आपका प्रोडक्शन हो या ना हो, काम चले ना चले, आप उसको तो पैसे देंगे ही देंगे आप, तो फिक्स कॉस्ट है आपकी। प्लांट एंड मशीनरी है, वो भी आपका फिक्स कॉस्ट है। उसके साथ में मान लिया आपका फोरमैन है, अभी आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं एक फोरमैन आपके लिए सफिशिएंट है, मगर जब आप प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो देन यू रिक्वायर 2 फोरमैन, तो अब आपके लिए फिक्स कॉस्ट बढ़ करके डबल होगी। तो जो कॉस्ट आपकी नहीं कम होती है, जो हमेशा प्रोडक्शन हो या ना हो, कम हो या ज्यादा हो, आपको वो एम्प्लॉई या वो रखने ही है, तो वो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट में शामिल होता है, पहली बात। दूसरी चीज, जो कॉस्ट प्रोडक्शन से संबंधित, अब जितना माल बनाना है उतना ही माल खरीदेंगे आप, तो रॉ मटेरियल का जो संबंध है वो आपका वेरिएबल कॉस्ट से। मगर इलेक्ट्रिसिटी का संबंध कहां से है? क्या बिजली का जो खर्चा है वो हमारा वेरिएबल है या फिक्स्ड है? ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। यदि आप सोचेंगे तो कुछ लोग मुझसे कहेंगे कि सर ये तो वेरिएबल है, जितना माल बनाएंगे उतनी हमारी वेरिएबल कॉस्ट होगी, नहीं बनाएंगे तो बिजली नहीं चलेगी तो उसका खर्चा नहीं होगा। माय डियर प्लीज रिमेंबर, हमेशा बिजली के अंदर एक मिनिमम बिलिंग होती है, मिनिमम बिलिंग। तो मिनिमम जो अमाउंट है दैट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट, और उसके ऊपर जो आपकी है वो वेरिएबल कॉस्ट। फिर भी कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जहां पे आपको नहीं मालूम पड़ पा रहा कि ये वेरिएबल है या फिक्स्ड है, जहां पे आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर आप उसको फिक्स्ड कॉस्ट मान लीजिए, तो यू विल बी इन ए बेटर पोजीशन। तो बाय दिस वे वी क्लासिफाई all the asset in 2 parts. Number 1, that is in fixed cost. Another is variable cost. Fixed cost means this cost is not going to be changed at least during next 1 year. And the variable cost will change every day. It may change according to the use of manufacturing process and cost of raw material or your other expenses. So that depends on the circumstances, on the nature of expenses, nature of your activities, which will decide whether it will be a fixed cost or it will be your variable cost. So we will come on the exercise now. Next please. Now here you will see, हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया कि जो यूनिट्स हैं हम बना तो कितनी भी लें, we can manufacture the number of units to any extent, but can we sell them all the units? No, it may not be. So what we take into consideration, we take only the number of units sold. कितने यूनिट हम बेच सकते हैं। मान लिया हमने प्रिज्यूम किया, क्योंकि जो भी हम बैंक का फाइनेंस होता है
वो हम हमेशा फ्यूचर के बेस पे करते हैं, हम पास्ट के बेस पे नहीं करते। पास्ट की जो आपकी बैलेंस शीट है, पास्ट का जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो ये बताती है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पिछले सालों में कैसी रही, आपने पिछले सालों में कैसा काम किया, आपके पिछले सालों में जो प्रॉब्लम आई उनको आपने कैसे ओवरकम किया, आपने पिछले सालों में कितना फॉरेन ट्रेड किया, पिछले सालों में आपकी रेपुटेशन कहां से कहां पहुंची, पिछले साल में आपकी नेटवर्क कहां से कहां पहुंची। हम उसको पास्ट को करते हैं, मगर पास्ट को हम फ्यूचर के लिए थोड़ा वेटेज देते हैं। यस, मगर फ्यूचर के प्रोजेक्शंस, वो प्रोजेक्शंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। आपने कह दिया साहब 200% में ग्रोथ करूंगा, कैसे करोगे भाई, रीजन तो बता दो हमको, तो उसका बेसिस होना जरूरी है। जनरली आप लोगों के जो प्रपोजल है वो बैंक फ्यूचर के प्रोजेक्शंस के आधार पर रिजेक्ट या सैंक्शन करने का साहस करती है। सैंक्शन भी इसी बात का साहस होता है और रिजेक्शन भी इसी बात का साहस होता है कि यस दे आर सेटिस्फाइड विद द प्रोजेक्शन और दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोजेक्शन। तो इसके ऊपर आपको बहुत माइन्यूटली सोचना चाहिए जब आप प्रोजेक्ट रखते हैं, जिसके अंदर आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि यस हाउ आई विल सेल माय प्रोडक्ट एंड व्हाई द अदर पीपल विल परचेज माय प्रोडक्ट। हमने यहां पे लिखा नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, 100 यूनिट सोल्ड कर दी हमने, 10 रुपए की एक यूनिट है, उसकी कॉस्ट टोटल हमारे पास कितनी आई, सेल प्राइस 1000 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट थी उसमें 600 रुपए, जिसे मटेरियल थी, लेबर थी और जो चांसेस थे वो सब उसके अंदर लगे हुए थे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वगैरह था। तो हमारे पास का जो है, अब हमारे पास जो वेरिएबल कॉस्ट 600 रुपए थी, तो 400 रुपए जो बचे, 1000 में मिला वहां से बेचने के बाद, और हमें जो मिले वो 400 रुपए हमारे पास बच गए। अब 400 रुपए क्या है, अब ये फिक्स कॉस्ट के अंदर कवर होनी चाहिए, फिक्स कॉस्ट भी हमारी 400 रुपए है। अब 400 रुपए भी फिक्स कॉस्ट है तो हमारे पास प्रॉफिट क्या हुआ, 0। हमने सैलरी दी, तो सैलरी दी है तो हमारी वो होगी ना, आपके खर्चे हो गए, फिक्स कॉस्ट होगी सैलरी, तो उसके लिए हमारे पास 0 है। तो यहां पर आपने देखा कि यदि मैं 100 यूनिट बेचता हूं तो मुझे कोई भी ना लॉस होता है ना मुझे प्रॉफिट होता है। जहां पर ना लॉस हो ना प्रॉफिट हो, उस परसेंटेज को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। मान लिया इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 300 यूनिट्स की है, तो यहां पर आपने 100 यूनिट बनाई, तो 1/3 आप कह सकते हैं ओवरऑल कि 33% के ऊपर हमारा जो पॉइंट आता है वो ब्रेक इवन पॉइंट 33.13 पे आता है, जिससे कि लगता है कि हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। यदि हम 33.1% से ऊपर चले जाते हैं, 33.1/3 के ऊपर चले जाते हैं, 1/3 के ऊपर चले जाते हैं, मान लिया हमने सेल्स को इंक्रीज कर दिया बाय 20%, तो क्या होगा, हमारे जो नंबर यूनिट्स हैं वो 120 हो गए, यानी 40% हमारी ये हो गई। अमाउंट ऑफ सेल्स 1200 रुपए हो गई, वेरिएबल कॉस्ट हमारी कंसिक्वेंटली उसी हिसाब से बढ़ गई, यहाँ 6 रुपए पर यूनिट थी, यहाँ पर भी 6 रुपए पर यूनिट है, 720 रुपए हो गई। मगर जो हमारा फिक्स कॉस्ट है वो उतनी ही रहेगी, क्योंकि हमने कहा साल भर के अंदर वो नहीं बढ़ने वाली है, तो वो 400 रुपये रहेगी। तो 720 में से जब 420 रुपए चले गए तो कंट्रीब्यूशन जो हमारा बचा वो 480 रुपए, और 480 में 400 रुपए चले गए तो हमारे पास बचा 80 रुपए। दिस इज योर 80 रुपीज इज योर नेट प्रॉफिट। अब आप देखिए 20% की हमने केवल इंक्रीज करी सेल्स में, और हमारा प्रॉफिट 0 से 80 रुपीज हो गया, यानी कंट्रीब्यूशन जो 4 रुपए फिक्स कॉस्ट था, वो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 4 रुपए थी, अब फिक्स कॉस्ट पर यूनिट हमारी 3.33 आ गई। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी जो फिक्स कॉस्ट है पर यूनिट वो कम होती जाएगी, क्योंकि वो स्टेबल है, कांस्टेंट है, इट इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज इट। सो पर यूनिट टोटल यूनिट्स आर इंक्रीजिंग, सो योर पर यूनिट कॉस्ट विल ऑटोमेटिकली बी डिक्रीज्ड एंड दैट इज योर प्रॉफिट। तो दैट फैक्टर हैज टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। छोटा सा और एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम आपके साथ में, नेक्स्ट स्लाइड दीजिएगा प्लीज। एक महिला है, वो महिला अपने घर के अंदर थोड़ा सा एक कॉटेज इंडस्ट्री लगाती है, जो आप प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंदर भी आप कह सकते हैं, आप मुद्रा स्कीम के अंदर भी कह सकते हैं, और उसके अंदर वो जैम बनाती है
और उसकी जो कैपेसिटी है, जो उसने अपना सामान लगा रखा है, वो 10 बॉटल पर डे बना सकती है। और उसके अंदर सेलिंग प्राइस, एक बॉटल का जो प्राइस है वो 40 रुपए, उसकी वेरिएबल कॉस्ट 24 रुपए है और 16 रुपए उसका कंट्रीब्यूशन बचा। 5 बॉटल उसने बेची तो उसे कितना मिला, कितना बचा उसे? 80 रुपए बचा। मगर जो एम्प्लॉय रखा हुआ, जो उसकी फिक्स कॉस्ट है, वो 80 रुपए पर डे लेता है, तो उसे क्या बचा? कुछ नहीं बचा, नथिंग। तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे 5 की बजाय अब उसे 10 बनानी पड़ेगी। जब 10 बनाएगी वो, तो व्हाट विल हैपन? यदि वो 80 रुपए लेता है पर डे, तो उसे 80 रुपए फिर बच जाएंगे। He will be in a better position. मगर ये सेल्समैन कहता है, सर मैं तो 10 बॉटल नहीं बेच सकता, मैं तो 5 ही बेच सकता हूं। आपको यदि 10 बेचने हैं तो कृपया एक आदमी और रख लीजिए। और जैसे उसने एक आदमी रखा, वो भी 80 रुपए लेगा, तो उसे क्या बचा? उसके लिए तो कुछ बचा ही नहीं, जीरो। Therefore, any such unit which always runs at break-even point at the highest production capacity will never come into profit. Therefore, हमेशा ध्यान रखिएगा, जितनी कम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आता है, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। अब यहां पर प्रश्न होता है कि सर बैंक कितने % कैपेसिटी को ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर एक्सेप्ट करती है अपने प्रोजेक्ट के अंदर? जनरली बैंक प्रीफर 20 to 40% मैक्सिमम, 20 to 40% मैक्सिमम they permit, they think it is feasible कि आप यदि 40% पे चलाती हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, मगर 40% से जैसे ही आप आगे बढ़ती हैं, बढ़ती हैं, उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा और आपकी ग्रोथ भी होगी और बैंक की भी ग्रोथ उसके हिसाब से होती है। सो दैट ब्रेक इवन पॉइंट फॉर एनी टर्म लोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और टर्म लोन की बात छोड़ दीजिए, आपके अदरवाइज भी ट्रेड आप करना चाहें तो वहां पे भी ब्रेक इवन पॉइंट होता है। जितनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसका सेल प्राइस बराबर हो जाएगा, तो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस। तो दैट फैक्टर हैज टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर। नाउ नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। We come on these ratios which are important for all of us. Anmol ji, we will take your case in the last one. आपने अपना हैंड दिखा रखा है, प्लीज पाम को आप थोड़ा सा वहां से हटा दीजिए, ध्यान वहां पर डिस्टर्ब होता है। नाउ एज आई टोल्ड यू, डेट इक्विटी रेशियो, मैंने पहले बताया कि कितना टर्म लोन, कितने रुपए आपके होने चाहिए और उसके ऊपर कितना टर्म लोन मिल सकता है। एमएस जनरली 2:1 है, 1 रुपया आपका, 2 रुपए बैंक देगी आपको। मगर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए 3:1, एक्सपोर्ट के लिए 4:1, मगर कुछ बैंकों में ये 5:1 भी है और एक्सपोर्ट के लिए 6:1 भी है। और उसका रीजन ये है कि माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस में बैंक को टारगेट मिले हुए हैं कि जितने उनके टोटल एडवांसेस हैं उसका 7.5%, प्रायोरिटी सेक्टर के टोटल एडवांस का 7.5% आपको केवल माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को ही देना है। तो इसलिए वो कहते हैं ठीक है भाई, छोटे छोटे उद्योग हैं, वहां पे एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत ज्यादा होता है। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन आई कैन टेल यू, 1 लाख रुपए माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज में लगाने पर करीब करीब 5.3 लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है देश के अंदर। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस। And why the government of India is focusing on micro and small enterprises? Because they are not only product oriented, but they are supplier to the large manufacturer also, and they are the major employment generator. So here, that is about your debt equity ratio, that your 3:1 for MSE, and export it is 4:1 and 6:1 even there. टोटल लीवरेज की जो स्टैंडर्ड रेशियो है, एज आई टोल्ड यू, इट इज 5:1, एंड जहां पर टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज आती हैं, 1 रुपया यदि आपके पास है तो टोटल लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज हम कह सकते हैं, टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज इंक्लूडिंग टर्म लोन, योर करंट लायबिलिटीज, योर उधार जो ले रखा है, बैंक से जो ले रखा है, जो 1 साल के अंदर में भुगतान करना है, या जो टर्म लोन है जो आपको सालों में भुगतान करना है, उस सबका जो टोटल अमाउंट है वो आपकी कैपिटल से
5 गुना और या 6 गुना या इससे ज्यादा भी हो सकता है यदि आपका प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। अगर आप लोगों के केस में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का केस होता नहीं है, मगर वो माइक्रो स्मॉल का होता है, तो दैट इज 5 टाइम्स दैट इज परमिसिबल फॉर दिस पर्पस। सो ये रेशियो आपको अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जब आप बनाएं, इन बातों का ध्यान रखें। मगर ध्यान रखिएगा, मोर लोन यू टेक, 5 तो मिल तो जाएंगे आपको, कहां से पे करेंगे, दैट इज इट पॉइंट। वी विल कम ऑन दिस पॉइंट इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट प्लीज, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। जैसा मैंने आपको बताया, लोन का भुगतान करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये डेट सर्विस कवरेज रेशियो। इस डेट सर्विस कवरेज रेशियो के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स मीन इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के भुगतान के बाद आपका कितना प्रॉफिट बचा, ये उसके साथ में प्लस नॉन कैश एक्सपेंडिचर। नॉन कैश एक्सपेंडिचर क्या है, जिसमें आपने खर्चा तो बुक किया परंतु आपकी नकदी नहीं गई, वो नकदी नहीं दी। जैसे कंपनी, जैसे मशीनरी का डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन जो है वो तो रिपेयर मेंटेनेंस में, खर्चा तो आप रिपेयर मेंटेनेंस कराते रहते हैं, वो तो खर्चे में चला गया, मगर डेप्रिसिएशन तो आपको एक बेनिफिट इनकम टैक्स से मिलता है, उसका भुगतान तो किसी को नहीं करते आप, तो वो कैश तो आपके पास बचेगा। Therefore, we add back that depreciation to the profit after tax. उसके अलावा जो इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन है वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में पहले ही डेबिट कर रखा है, और जो पहले से डेबिट कर रखा है तो जो प्रॉफिट आया तो वो तो उसके बाद आया है, क्योंकि ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इसलिए हम उस आफ्टर इंटरेस्ट है तो हम उस इंटरेस्ट को भी इसके अंदर एड बैक कर देते हैं। अब हमारे पास क्या अवेलेबल हो गया, एक तो प्रॉफिट हमारे पास हो गया नंबर 1, नंबर 2 डेप्रिसिएशन जिसका हमने पेमेंट नहीं किया ना हमें करना है कभी, वो हमारे पास बचा हुआ है, नंबर 3 जो हमने इंटरेस्ट टर्म लोन के ऊपर दिया है, अभी हम ये निकाल रहे हैं कि इंटरेस्ट भुगतान कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो तो हमने कर ही दिया है, वो तो हमने लिखा हुआ है उसके अंदर कि भुगतान करना है। मगर यदि हम उसको नहीं दिखाएंगे तभी मालूम पड़ेगा ना कि इंटरेस्ट हमारे पास कितना है देना है और कितना हमें भुगतान करना है, तो हम उसको भी इंटरेस्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको उसके ऊपर लेके जाता हूं, शेयर स्क्रीन के ऊपर। प्लीज शेयर स्क्रीन करें, ऑन करें प्लीज, एनेबल कर दें शेयर स्क्रीन को, शेयर स्क्रीन को एनेबल करें प्लीज। जी सर, करते हैं। Yes sir, you can share now. Now, here what we can see, यहां पर हम निकाल रहे थे DSCR, तो दैट DSCR DSCR, is it visible to all? Okay, now here is profit after tax plus depreciation. Sir, your text is not visible. Not visible? Yes sir. Okay, wait. Now is it visible? Yes sir. Okay. Now profit after tax plus depreciation plus interest on term loan, right? हम यहां पर देख लेते हैं थोड़ा सा, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मान लिया 1000 रुपीज हुआ, उसमें हमारे और बाकी जो खर्चे हैं वो 500 रुपए के हुए, साथ में हमारा डेप्रिसिएशन 50 रुपए का हुआ और इंटरेस्ट ऑन
लोन हमारा मान लिया 70 रुपए का हो, तो अब नेट प्रॉफिट जो हमारा होगा वो होगा 1000 माइनस माइनस एंड माइनस, तो 5 6 620 मीन 6 3 9 380. This is my net profit. Now let me take, I have to pay the tax. Suppose the tax is to be paid 30 rupees, so I have 350 rupees plus depreciation. How much depreciation is there? 50 rupees depreciation is there, plus interest on term loan, it is 70 rupees here. So how much cash at the end of the year I have? I have 420 rupees I have. Is it clear? Now, what I am to pay? I am to pay the installment and I am to pay the interest. How much interest I am to pay? It is 70 rupees. I am to pay 70 rupees interest plus installment. Suppose the installment is, let us take it 140 rupees. 140. So how much I am to pay? 210. Now my DSCR, debt service coverage ratio, will be 2:1, meaning thereby that I have rupee 1 in my hand, sorry, I have rupee 2 in my hand and I am to pay rupee 1 only. It means I have twice of the amount which I am to pay to the bank as a interest and installment. Now, since it is sufficient 2:1, इसमें से आप अपना खर्चा भी निकालेंगे, खर्चा तो चाहिए ना आपको घर के लिए, तो इसलिए 2:1 is the standard ratio where we say yes, this unit is in a position to make the payment of interest and installment regularly. Regularly mean for next 1 year. फिर उसके बाद दोबारा निकालेंगे, फिर देखेंगे जो नेक्स्ट ईयर जब रिन्यू करेंगे आपकी लिमिट्स को, हर साल बाद आपकी जो कैश क्रेडिट लिमिट है वो रिन्यू होती है। आपकी पिछली परफॉर्मेंस को देख करके अगली पेज के ऊपर आपने क्या पोजीशन की है उनको मद्देनजर रखते हुए देन वी डिसाइड हाउ मच अमाउंट इज टू बी सैंक्शन टू यू। ऑन दैट बेसिस योर इफ इट कंटिन्यूज 2:1 or it is better than 2:1, it is always good. Even then, if it is 1.5:1, that is for MSME only, MSC. For micro small enterprises, 1.5:1 is good, because they say the Government of India purposes, Reserve Bank of India purposes, that micro small enterprises should be given leverage. They should boost up, and it is just a gesture of goodwill to the MSC sector, that even if they have 1.5 times they are to pay, it is satisfactory. What they presume, they will take out maximum 0.5 and 1 will be meet out with this installment and interest. So this is the thinking process. This is the logic behind this purpose, that MSME is given a leverage for keeping the lower standard ratios so that they may compete in the market and they can generate the employment, they can survive, and their expenses are also less in comparison to corporate sector. You must be you yourself, those people who are already working in the small level, they themselves are engaged in so many activities, whereas in the corporate level or in the large scale industry, everybody is engaged in their specified jobs and they are paid employees. So this is about your DSCR. Now I go back with the your working capital. Now this working capital, the term loan we have discussed with you, how it is to be paid, what is to be maintained. If there is any question, so we will ask in the later stage, then we will take up the matter. Now here in working capital,
As I told you, start with cash, then sales order to supplier. आप उनको ऑर्डर देते हैं, वहां से आपके पास स्टॉक आ जाता है, जो डीलर है, ट्रेडर है, उसके पास ये आ जाता है, जो मैन्युफैक्चरर है, इंडस्ट्री वाला है, वो गुड्स प्रोड्यूस करता है, सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, उसके बाद वो डिलीवरी ऑफ द गुड्स करता है। इसमें दो तरीके हैं, एक तो कैश बेसिस पे सेल होती है, जैसे ही कैश में होती है ये आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल कंप्लीट हो जाता है। मगर उधार भी बेचना पड़ता है, जब उधार बेचते हैं तो रिसीवेबल क्रिएट होते हैं, रिसीवेबल के बाद उनको कलेक्ट करना होता है, वहां से भुगतान लाना होता है, जाकर के लाना होता है। अपने आप दे जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जाना भी पड़ता है, उसके खर्चे भी होते हैं, वो भी खर्चों में जाते हैं। और उसके बाद जब वो कैश आ जाता है तो आपका कैश में कन्वर्ट हो जाता है। अल्टीमेटली कैश, इट स्टार्ट्स विद कैश एंड इट एंड्स विद कैश। सो दिस इज द वर्किंग कैपिटल साइकिल एंड दिस वर्किंग their focus, whether they want to reduce it or they want to increase their sales by giving more credit. So depends on. For example, how the limits are to be sanctioned. जो लिमिट सैंक्शन होती है उनमें आप ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्टेड टर्नओवर वो आप प्रोजेक्ट करते हैं। हमने यहाँ पे माना है पहले केस में 50 लाख, दूसरे केस में भी 50 लाख। आपने टर्नओवर प्रोजेक्ट की कि पूरे साल के अंदर मुझे 50 लाख का भुगतान, मेरी सेल्स 50 लाख की होगी। मगर बैंक ने कहा नो, हम जो भी आपने फैक्ट्स दिए हैं और जो हमारी स्टडी कहती है, जो हमारा अनुभव कहता है, हम इसको 40 लाख मानते हैं, 50। मैनेजर को कन्विंस कर लीजिए, वो कन्विंस हो जाता है तो आपकी बात 50 में 50 ही लिख देगी बैंक। और यदि नहीं मान बैंक तो फिर बैंक अपने हिसाब से जो मानती है वो 40 लाख माने। Why they it will go to only up to 40 lakhs। अब एक सिंपल सा करना जो आपके लिए बहुत इजी है। जितनी आपने सेल प्रोजेक्ट करके आप बैंक ने जितनी एक्सेप्ट की है, विच एवर इज लेस, तो बैंक ने जो एक्सेप्ट की है उसका 20%, उसका 20% आपको लोन वर्किंग कैपिटल का सैंक्शन बैंक को करना होगा। मैं ये नहीं करेगी, मैंने कहा है बैंक को करना होगा 20%। 5 करोड़ तक की यदि आपको लिमिट चाहिए वर्किंग कैपिटल की, केवल वर्किंग कैपिटल की, तो आपको जो टर्नओवर आप बैंक ने एक्सेप्ट करी है उसका 20% आपको बैंक देगी और 5% आपको अपना लगाना पड़ेगा। यानी इस केस के अंदर आप देखें, यदि हम ध्यान करें तो 40 लाख की टर्नओवर है, इसमें 8 लाख बैंक सैंक्शन करेगी 20% और 2 लाख आपको अपने लाने पड़ेंगे। 2 लाख आप लगाइए, 8 लाख बैंक देगी और 10 लाख में आपका काम चल जाएगा। क्योंकि ये प्रिजम्पशन है नायब कमेटी का, शुरू में जब कमेटी बनी थी और वो आज तक भी यही चल रही है कि 90 दिन के अंदर अंदर आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल कंप्लीट हो जाता है। मगर यदि 90 दिन से आपका साइकिल कंप्लीट नहीं होता किसी वजह से भी, यहां पर यह भी हो सकता है जैसे डेटर्स के लिए, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज के लिए 6 महीने अलाउड है, रॉ मटेरियल के लिए भी ज्यादा अलाउड है, तो उस केस में दूसरा मेथड है हमारे पास, वो हम आएंगे उसके लिए। मगर पहले इसको समझ लीजिए कि यहां पर हम ये मान के चलते हैं कि 90 दिन के अंदर आपने कैश जहां से शुरू किया था वो धीरे धीरे चल के कहीं स्टॉक में बनेगा, सेमी फिनिश गुड, फिनिश गुड, रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो, डेटर सब होकर के कैश में कन्वर्ट होकर के आ जाएगा और अल्टीमेटली जो आपका टोटल पेमेंट है वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 8 लाख सैंक्शन हो गया। अब यदि आपके पास पैसा ज्यादा है, बॉरोवर कहता है कि मैं 2 लाख या 3 लाख है, मेरी बैलेंस शीट बता देगी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, जितने करंट एसेट्स हैं उनमें करंट लायबिलिटीज कम कर दीजिए, तो जो आपके फंड्स बचते हैं उसको हम कहते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। तो नेट वर्किंग कैपिटल मान लिया 3 लाख रुपए है और रिक्वायरमेंट कितनी थी आपकी 10 लाख,
तो बैंक कितना देगी, 7 लाख या 8 लाख? 7 लाख देगी ना, 8 लाख तो नहीं देगी। तो कम जरूरत है तो कम देगी 7 लाख रुपए आपको। ये तो ये हो गया। मगर यदि आपके पास 3 लाख नहीं है और करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज वो आपकी 1,80,000 है, 1,80,000, तो क्या होगा, आपको 20,000 रुपए और लाने पड़ेंगे, वो आपको अरेंज करने पड़ेंगे। और यदि नहीं कर सकते हैं, मान लिया सर मेरे पास तो नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता कहीं से, अब बाहर से तो मैं लोन लूंगा नहीं, क्योंकि लोन तो फिर आपसे लिया उनसे लिया, बात तो एक ही है, मेरे पास पैसे हैं नहीं। तो फिर बैंक क्या करेगी कि जितना आपके पास वर्किंग कैपिटल का मार्जिन है, 1,80,000 आपके पास है, तो उसका 4 गुना, 4 टाइम्स, यानी 7,20,000 रुपए की लिमिट आपको सैंक्शन कर। आपका 2 लाख है तो 8 लाख दे देगी, 3 लाख है तो 7 लाख कर देगी, और 1,80,000 है तो 7,20,000 आपको वर्किंग कैपिटल दे देगी। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको बहुत इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। और ये सारी बैंकें ऑल इंडिया में, ऑल बैंक्स आर फॉलोइंग दिस मेथड फॉर ऑल दी एमएसएमईज, irrespective of their sales, irrespective of their turnover. बस ओनली दी कंडीशन इज कि उनका जो टोटल एक्सपोजर है वो 5 करोड़ से कम होना चाहिए। दैट इज द ओनली पॉइंट। इसके बाद हम चलते हैं साथ में होल्डिंग पीरियड के बेस को बना करके, जहां पर रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड है 30 डेज, 30 दिन का, जो मैंने अभी बताया। सेमी फिनिश गुड 15 दिन, फिनिश गुड 15 दिन, रिसीवेबल 30 दिन भी हो सकते हैं, 90 दिन भी हो सकते हैं, 120 दिन भी हो सकते हैं। इट मे बी एनी नंबर ऑफ डेज। ये सब नंबर ऑफ डेज मैंने प्रिज्यूम किए हैं, आपके नंबर ऑफ डेज कम ज्यादा हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ डेज के बेस के ऊपर उसकी वैल्यू क्या होगी रॉ मटेरियल की, सेमी फिनिश जो माल बना हुआ है उसकी वैल्यू क्या होगी, फिनिश गुड जो आपका माल बना उसकी क्या वैल्यू होगी, जो आपने रिसीवेबल उधार बेचे हैं वो कितने के उधार हैं, 6 महीने में कितने उधार आपकी बिकती है, वो इसमें लिखी जाएगी। और उसका जो टोटल कहलाएगा दैट विल बी योर वर्किंग कैपिटल साइकिल। यानी उतनी टोटल वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए, टोटल करंट एसेट्स आपको उतनी होनी चाहिए, और उसके लिए पैसा चाहिए। मगर कभी कभी क्या होता है कि आपको पैसा मार्केट से उधार नहीं मिलता, आपको नए बोरोवर है, नई आपकी कंपनी लगी, आपको उधार कौन देगा, आपको उधार कोई देने को तैयार ही नहीं होगा, पता नहीं भुगतान आए नहीं आए, कंपनी चले ना चले। तो इसमें समस्या होती है कि मार्केट से उधार आपको नहीं मिलता। तो हम यहाँ पर वर्किंग कैपिटल जो क्रेडिटर्स अवेलेबल लिखा मैंने, ये इसको 0 मान लेते हैं। मगर यदि मिल सकता है वेल फाइन इट इज, हमने प्रिज्यूम कर लिया 15 दिन का आपको उधार मिल जाता है। उधार क्या लेना है आपको, रॉ मटेरियल को लेना है ना, सेमी फिनिश तो आपकी फैक्ट्री में बनेगा, फिनिश भी फैक्ट्री में बनेगा, ये आपका माल बिक रहा है, ये आपकी जिम्मेवारी है। ये जो माल है आप रॉ मटेरियल लेंगे, और वो हमने 25,000 2.5 लाख रुपए प्रिज्यूम करके चलिए। अब आपकी टोटल रिक्वायरमेंट थी 21 लाख की, 2.5 लाख आपको मार्केट से उधार मिल गया, तो आपकी रिक्वायरमेंट कितनी रह गई, अब रहेगी आपकी रिक्वायरमेंट 18,50,000। अब इसका 25% मार्जिन, 25% किसका, 18,50,000 का नहीं, प्लीज रिमेंबर 18,50,000 का 25% नहीं, 25% 21 लाख का, जो आपकी टोटल करंट एसेट्स रिक्वायर्ड है, उसका 25% आपने यहां पर लिखा और उसमें से उसको लेस किया। ये आपकी 13,25,000 रुपए लिमिट आपकी सैंक्शन बैंक कर दी। अब एक मैंने बताया टर्नओवर मेथड, एक बताया मैंने होल्डिंग पीरियड मेथड। हर बोरोवर का, चाहे वो एमएसएमई है, चाहे वो लार्ज है, चाहे जो भी है, हम दोनों तरीकों से उनकी रिक्वायरमेंट निकालते हैं, और दोनों की रिक्वायरमेंट निकालने के बाद जिसमें ज्यादा रिक्वायरमेंट जिनमें ज्यादा एलिजिबिलिटी बन जाती है कस्टमर की, बोरोवर की, जिसमें उसको ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, बैंक को गाइडलाइन है कि वो वही मेथडोलॉजी उसके लिए अडॉप्ट करें। यदि आपको उसमें ज्यादा मिलता है तो वो फॉलो करेगी बैंक, इसमें ज्यादा मिलता है तो ये फॉलो करेगी बैंक। So this is the methodology for sanctioning of your working capital. Now, it is about your composite loan. जो मैंने आपको बताया दोनों लोन मिलकर के हो सकते हैं। Land and building depends on the requirement. ये presume कि वो आपने लीज पे ली हुई है, रेंट पे ली हुई है, छोटा काम है, जगह आपके पास है नहीं,
तो जगह कहाँ से लाएं आप? कहीं शहर में चले जाइए, कहीं चले जाइए, करोड़ में जमीन मिलती है, इतने पैसे आपके पास है तो आप वैसे बिजनेस कर लेंगे, आपको जरूरत क्या है बैंक की। मगर जो छोटे जिनके पास नहीं है या घर में ही थोड़ा सा अपना काम करना चाहते हैं, प्लांट एंड मशीनरी मान लिया 2 लाख रुपए की है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 3 लाख रुपए की है, कंटिजेंट एक्सपेंसेस मान लिया 20,000 रुपए के हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट ये 20,000 रुपए जो कंटिजेंट है, प्लीज रिमेंबर ये कोई बैंक इसको फाइनेंस नहीं करेगी, ये आपको अपने लेवल पे अपनी कैपिटल से ही फाइनेंस करने पड़ेगा। तो 25% इसका वर्किंग का 2 लाख और 3 लाख इसका मिला करके, और जो 3 2 5 25% 1,25,000 और 20,000 आपका ये 1,45,000 और टर्म लोन आपका हो जाएगा 3,75,000। ये आपको सैंक्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन होता है कि साहब इसको कितने टाइम में पेमेंट करें? एंड मैडम मसल टोल्ड यू इट मे रेंज फ्रॉम 5 to 10 years। प्लीज रिमेंबर ये डिपेंड करता है आपके कैश जनरेशन के ऊपर जो हमने DSCR निकाला। उस DSCR में हम ये देखते हैं कि कितने टाइम में इसका भुगतान हो सकता है, और जितने टाइम में भुगतान हो सकता है उतना पीरियड आपको सैंक्शन करते हैं। जनरली बैंक चाहती है कि ये लोन 5 साल में खत्म हो जाए, और जनरली मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 years, मैक्सिमम 10 years। कोई भी बड़े से बड़ा लोन भी होगा तो बैंक मैक्सिमम 10 years देती है, इसीलिए बैंक FDR भी 10 years की एक्सेप्ट करती है। 10 साल से ज्यादा का डिपॉजिट बैंक एक्सेप्ट नहीं करती। उनका एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, अपना कैश कितना आना है, कितना जाना है, कितना डिपॉजिट है, कितना एडवांस है, दे ऑल मेक इट अप। तो वो इशू आपके लिए अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ALM का, मगर ये समझ लीजिए कि बैंक FDR 10 साल से ज्यादा की एक्सेप्ट नहीं करती, और बैंक 10 साल से ज्यादा का टर्म लोन भी सैंक्शन नहीं करती है। 10 साल के अंदर उसका भुगतान करना होगा। तो दिस इज अबाउट योर कंपोजिट लोन। मैंने आपको टर्म लोन के बारे में बताया, मैंने आपको वर्किंग कैपिटल लोन के बारे में बताया, मैंने आपको टर्म लोन के बारे में। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको और बता देना चाहता हूं, जहां पर आजकल डिजिटल का जमाना है, डिजिटल के जमाने के लिए डिजिटल सेल्स भी होती है। डिजिटल सेल्स का मतलब है दिस सेल्स विल नॉट इंक्लूड दी सेल्स थ्रू कैश, थ्रू ड्राफ्ट, थ्रू योर पे ऑर्डर, बट अदर देन चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर एंड कैश, इसके अलावा कोई मेथोडोलॉजी है, RTGS है, नेफ्ट है, तो उसके लिए वो लिमिट आपको ज्यादा सैंक्शन होती है। उसके अंदर 20% की बजाय आपको 30% सैंक्शन होती है। तो दिस इज अबाउट योर डिजिटल सेल्स। तो मैंने आपको इसमें आई विल जस्ट लेट यू नो अबाउट इट। दिस इज प्रोजेक्टेड टर्नओवर, दोनों जगह पर बराबर है, एक्सेप्टेड टर्नओवर। नॉन डिजिटल सेल्स पहले केस में 34 लाख हैं, दूसरे केस में 6 लाख हैं। डिजिटल सेल्स 6 लाख हैं पहले केस में, दूसरे में 34 लाख हैं। और दोनों में देखिए, इस केस के अंदर उसको 8 लाख मिल सकता है, इस केस में उसको 12 लाख में मिल सकता है। तो कोशिश करें कि जितनी ज्यादा सेल्स आप डिजिटल कर सकते हैं उतना बैंक से आपको ज्यादा लोन मिल सकता है। और आजकल डिजिटल जमाना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी चल रहा है। एवरी बैंक ट्राइज फॉर इट, एवरी कस्टमर ट्राइज फॉर इट। ऑनलाइन की सेल्स भी आप ही करते हैं, तो ऑनलाइन सेल्स इज आल्सो इंक्लूडेड इन द डिजिटल सेल्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नाउ डिजिटल के जमाने में बैंक ही एक्सपेक्ट करती हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही एक्सपेक्ट करती है कि आप जितनी भी सेल्स हैं, अब नंबर 2 का टाइम नहीं है, नंबर 1 में सेल्स करिए और उसके थ्रू करिए। GST हो या नॉन GST हो, GST है तो उसमें और ज्यादा फायदा मिलता है, नॉन GST है तो उसके अंदर थोड़ा सा कम अवेलेबिलिटी होती है। मगर हमेशा ध्यान रखिए, यदि डिजिटल सेल्स है तो आपको फंड्स बहुत कंफर्टेबली और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होंगे। तो दिस इज अबाउट योर टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल एंड योर कंपोजिट लोन। नाउ आई कम विद द क्वेश्चंस। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी, दे मे कम आउट and I will explain that. Back to Madam Masan. Thank you sir for the wonderful sessions. जितने भी लोगों को आई थिंक शिकायत थी कि बैंक से हमारे फंड्स या लोन सैंक्शन नहीं होते, उनको उनका जवाब मिल गया होगा
कि कहीं ना कहीं हमारी अप्रोच ही कहीं ना कहीं कुछ गलत रहती है, इसीलिए लोन सैंक्शन नहीं होते। बैंक तो बैठा ही आपको लोन देने के लिए है बिजनेस के लिए, बट कहीं ना कहीं हमारी तरफ से ही कुछ कमी रह जाती है, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन में हो, चाहे अप्रोच में हो, चाहे कंप्लायंसेस में हो, जिनके कारण से हमारा लोन सैंक्शन नहीं हो पाता। बहुत सारे व्यूअर्स के मन में बहुत सारे सवाल है। आई थिंक आप जितने भी लोग हमारे एक्सपर्ट से अपने बैंक फंडिंग से सैंक्शन से सवाल लेना चाहते हो, आप डायरेक्टली जूम के थ्रू एक एक कर हमारे एक्सपर्ट से जुड़ के अपना क्वेश्चन ले सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम एंटरप्रेन्योर बनाते हैं, बट एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में हम पूरा साथ निभाते हैं। समाधान लेके आ रहा है बिजनेस पाठशाला, जो कि रोज लगेगी मंडे टू फ्राइडे हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस पाठशाला पे। आप ज्वाइन करिए, और अगर आप नए एंटरप्रेन्योर हैं या आप एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर हैं तो आप अपने क्वेश्चंस भी रेज कर सकते हैं और पाएंगे जवाब हमारे एक्सपर्ट द्वारा। तो ज्वाइन करिए आज ही बिजनेस पाठशाला। आपके हर बिजनेस के लिए सब्सिडीज एंड स्कीम्स गवर्नमेंट के पास हैं। चाहे आपका बिजनेस छोटा हो या बड़ा, तो कितनी सब्सिडी आप उठा सकते हैं या फिर कौन सी गवर्नमेंट स्कीम का फायदा उठा सकते हैं आप, हम बताएंगे आपको बिजनेस पाठशाला में। तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर करें।